आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आप तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कई बार आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कोई भी कार्य बिना किसी स्ट्रेटजी के संभव नहीं। और स्ट्रेटजी को लेकर के आपके पास में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हो या कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जो आपको चीज़ों को बता सके, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सहज हो जाता है। इसी दृष्टिकोण से मैं आपको एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। कुछ बच्चों के क्वेरीज हो रहे हैं, जैसे जैसे 2024 की प्रारंभिक परीक्षाएं निकट आ रही हैं स्टूडेंट्स की, वैसे वैसे उनके मन में एक प्रश्न उठता चला आ रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में बैठें या ना बैठें, इसका निर्णय कैसे लिया जाए, इसके निर्णय लेने का क्या तरीका हो सकता है, इसको लेकर के बच्चों की क्वेरीज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 2024 में प्रीलिम्स में बैठना चाहते हैं। 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, कितने लोग इस प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें बैठने का निर्णय लेना है आपको, बैठना आपको है। प्रारंभ में आप इस पशुपेश से फंसे रहते हैं और जब ये जैसे जैसे आप परीक्षा के निकट आते जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में बहुत ज़्यादा उठने लगता है, बहुत ज़्यादा तेजी से उठने लगता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में बैठना है या नहीं बैठना है, बस इसी पे डिस्कशन हमें थोड़ा सा रखना है। सबसे पहले तो ये समझिए 2024 की परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, तो परीक्षा में बैठने से पहले आपको ये निर्णय आज की डेट से लेना पड़ेगा कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। अभी क्योंकि फॉर्म तो ओपन नहीं हुए हैं 2024 के, तो जब आप 2024 का पेपर देने जाएंगे उससे पहले ये ज़रूरी है जांचना कि क्या आप फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। उस समय भी ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। अब जब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप हैं कौन, पहले ये तय करें। क्या आप पहली बार परीक्षा में बैठना चाहते हैं, या फिर दूसरी बार है आपका, ये सेकेंड अटेम्प्ट है, या फिर आपका थर्ड अटेम्प्ट है, या फिर एंड सो ऑन, जो भी आप किस वर्ग में आ रहे हैं ये आप पहले पहचानिए। अगर यहां पर हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा ज्यादा स्वाभाविक और सरल है, लेकिन जब आप यहां पर हैं तो ये इस प्रश्न का उत्तर देना कि हमें प्रारंभिक परीक्षा में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, इसको विचार करना आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ज्यादा डीपली विचार करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि परीक्षा में उत्तीर्ण कौन होता है। परीक्षा में उत्तीर्ण कौन होता है, उत्तीर्ण कौन, इस प्रश्न का उत्तर तलाशिए। अब उसके लिए आप ये देखिए कि परीक्षा कौन सी है। परीक्षा में उत्तीर्ण कौन होता है, इस बात का निर्धारण ये भी होगा, इस बात से भी होगा कि परीक्षा कौन सी है। भाई, परीक्षा तो है यूपीएससी, ये दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग है। आपको मालूम है कि भारत की सबसे बड़ी जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है वो यही है, और भारत ही नहीं विश्व में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कठिन मानी जाने वाली, सबसे ज्यादा चरणबद्ध तरीके से मानी जाने वाली और सबसे बड़ी परीक्षाओं में यूपीएससी का ही नाम आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसमें भी सीएससी, कंबाइंड सिविल सर्विसेज। तो ये जो आपकी परीक्षा है उसमें आप अगर आईएएस बनना चाह रहे हैं तो आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण कौन हो रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हो रहा है, जो कि जिसकी तैयारी हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पे। शायद दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बगैर तैयारी के भी, या फिर कुछ किस्मत का साथ लेते हुए, या फिर तुक्काबाजी, या फिर इस तरीके की चीजों का साथ लेते हुए शायद लोग पास हो जा रहे हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में भाग्य जो है, भाग्य के भरोसे जो बैठे हैं
भाग्य के भरोसे जो बैठे हैं वो तैयार नहीं हैं और वो कभी भी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा में उत्तीर्ण कौन हो रहा है? वो उत्तीर्ण हो रहा है जो परीक्षा के लिए तैयार है, परीक्षा के लिए तैयार है। आप समझिए इस पॉइंट को। इस प्रश्न का जो आपके पटल पे सबसे पहले रखा गया था, उस प्रश्न का उत्तर यहीं से निकलेगा। परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हो रहा है? वही उत्तीर्ण हो रहा है जो परीक्षा के लिए तैयार है, जिसने परीक्षा की तैयारी कर ली है। अब अगर आपने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, यदि तैयारी नहीं की, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप मान के चलिए कि आप उत्तीर्ण होने वाले नहीं हैं, कतई उत्तीर्ण होने वाले नहीं हैं। तब जब आपने तैयारी ही नहीं करी है तो फिर यह प्रश्न भी नहीं बनता है कि हम परीक्षा में बैठें या ना बैठें। यानी यहां यह बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। कोई नहीं बैठने की जरूरत है, कतई नहीं बैठने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा उत्तर मैंने आपको दे दिया, लेकिन अभी और भी प्रश्न बाकी हैं, अभी और भी उत्तर बाकी हैं कि परीक्षा में हम बैठें या ना बैठें, इसका निर्णय कैसे लिया जाए, है ना। देखिए, परीक्षा में नहीं बैठना है इसका कोई अर्थ नहीं है, खासकर तब जब आपकी तैयारी हुई है। तैयारी हुई है, परीक्षा में बैठे या ना बैठे, ये तो प्रश्न आपके मन में आएगा ही नहीं। आएगा तभी जब आप तैयार नहीं है। अब जो प्रश्न है वो आपके मन में इस स्थिति में भी नहीं आ सकता है यदि तैयारी ही नहीं है। आपको मालूम है कि हमारी तैयारी नहीं है, 100% श्योर है आपको हमारी तैयारी नहीं है, तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा। आप निस्संदेह बैठ जाएंगे इस चीज को लेकर के कि हमें परीक्षा देने नहीं जाना है। तो किसके मन में ये बात आ रही है कि हमें तैयारी करनी, परीक्षा देनी है कि नहीं देनी? किसके मन में विचार है? विचार केवल उनके मन में आ रहा है जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं करी है, ठीक से तैयारी नहीं की है। अब जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं करी है उन्हीं के मन में ये विचार आ रहा है। सबसे पहले सर्वाधिक विचार आने वाले जो लोग हैं, जिनके मन में विचार आ रहा है, वो लोग कौन हैं? वो लोग कोई और नहीं है, जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं करी है, ये वही लोग हैं। अब अगर आप भी वही लोग हैं जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं करी है तो इसका भी उत्तर स्पष्ट है। चले जाइए तुरंत यहां पर। भाग्य का खेल नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना ये भाग्य का खेल नहीं है। और जब ये भाग्य का खेल नहीं है, ठीक से तैयारी नहीं है, तो उत्तर स्पष्ट है, ना बैठे। उत्तर स्पष्ट है, नहीं बैठना है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई हमारी तैयारी ठीक नहीं है, हमने तैयारी शुरू करी, अच्छा ये चीज और क्लियर कर दे रहा हूं मैं। ये वाला तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी आपने कुछ किया ही नहीं है, बस फॉर्म भर दिया था या किसी ने आपके लिए फॉर्म भर दिया था, पेपर देने जाना है। कोई मतलब नहीं है पेपर देने जाने से, आप मत जाइए पेपर देने, नहीं निकलेगा। दूसरा ये कि आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय जोश था, आपने शुरुआत में तैयारी करी, टाइम टेबल बनाया। अभी इसके पहले मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो हो सकता है कुछ लोगों ने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल बनाने के बाद कुछ दिन तक उसे फॉलो भी किया, लेकिन आगे तक फॉलो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब मैंने टाइम टेबल बनाने के लिए बोला था तो उसमें टाइम टेबल बनाने से पहले एक चीज बोली थी कि टाइम टेबल वही लोग बनाएं जो अनुशासित रह लें, जो धैर्यवान हो। ठीक है, तो आपके पास अनुशासन और धैर्य है नहीं, टाइम टेबल आपने बना लिया तो ज्यादा दिन फॉलो नहीं होने वाला, तो वो फॉलो नहीं हो पाया। आपने तैयारी तो शुरू करी लेकिन ठीक तरीके से वो तैयारी हुई नहीं, तब आपके मन में ये शंका आती है। तो फिर इसका उत्तर वही है कि अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो आप परीक्षा में ना बैठें, उससे पहले आप अनुशासित होना सीखें। अनुशासित होना सीखें, अनुशासित होना सीखें। ठीक है, अब अनुशासित कैसे हुआ जाए, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अनुशासित हो सकते हैं यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान, कैसे अनुशासन सीखें, उसके ऊपर भी मैं आपका एक वीडियो कर दूंगा। लेकिन अनुशासित नहीं है तो फिर आप ठीक से तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर सजेशन है कि आप परीक्षा में ना बैठें। अब कुछ और लोग हैं जिनके मन में, एक तो ये लोग हैं जिनके मन में क्वेरी आती है, दूसरे कुछ और लोग हैं जिनके मन में क्वेरी आती है कि परीक्षा में बैठें या ना बैठें। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर हम परीक्षा में बैठना इसलिए चाहते हैं कि बैठ करके देखें कि क्या मतलब परीक्षा का वातावरण कैसा होता है, माहौल जिसको बोलते हैं, माहौल, एग्जाम हॉल का माहौल जानने के लिए वो परीक्षा में बैठते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में केवल आप माहौल जानने के लिए जा रहे हैं, और बाय द वे मान लेते हैं कि अब देखिए आपको सबको मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी के अटेम्प्ट्स लिमिटेड हैं, खास तौर से अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो, और बहुत ज्यादा सीमित हैं, 6 अटेम्प्ट्स हैं मात्र। तो जब आपके पास में अटेम्प्ट्स की संख्या कम है तो फिर केवल परीक्षा हाल का क्या माहौल है ये देखने के लिए जाना ये ठीक नहीं। आपने अगर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रखी हैं तो जो माहौल होता है वही माहौल यहां पर भी होगा। प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं दे रखी हैं तो आपने कॉलेज और स्कूल्स के एग्जाम्स तो दिए ही होंगे, तो वहां जैसे जो हाल होता है परीक्षा का वही वातावरण वही माहौल यहां पर भी होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि वो परीक्षा में ना बैठें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसलिए परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तीसरा वर्ग मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये देखने के लिए मुझे बैठना है कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, क्या क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन पेपर को करते समय किस प्रकार का प्रेशर फील होता है, वो देखने के लिए हमको यहां पर एक बार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं इनको भी मना करूंगा कि भाई तुम्हें भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, पीवाईक्यूज जो है, वो आपकी यूपीएससी की वेबसाइट पे, यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पे पड़े हुए हैं, आराम से डाउनलोड करिए, एकांत में एक कमरे में बैठ करके उस पेपर को पढ़िए और अपने आप आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा का स्तर क्या होता है और वर्ष दर वर्ष परीक्षा के स्तर में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, उसके पैटर्न में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, क्या वो प्रश्न आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, उसको उसकी तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आप यहां से भी सीख सकते हैं। इसके लिए अपना एक अटेम्प्ट बेकार करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात हो गई। अब फिर भी इतना तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये कैटेगरीज अगर आपकी हैं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। तो जब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि हम परीक्षा में बैठे या ना बैठे, तो आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि आपको परीक्षा में बैठना है कि नहीं बैठना है। अगर ये परिस्थितियां हैं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठना। इन परिस्थितियों में अगर आप हैं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठना है, कोई आवश्यकता नहीं, बैठ के भी कुछ कर नहीं लेंगे तो इसलिए बैठना ही नहीं। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बताए जाने चाहिए मुझे कि अगर आप 2024 की परीक्षा में बैठना चाहते हैं और आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि हम परीक्षा में बैठें या ना बैठें, तो वो कौन से बिंदु हैं जिसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपको परीक्षा देनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, 2024 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, और मान लेते हैं कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, पहली बार जो बैठना चाह रहे हैं वो, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको सोचना होगा कि आप कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से कैंडिडेट हैं, फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, सेकंड अटेम्प्टर हैं, थर्ड अटेम्प्टर हैं, कौन है आप। तो अगर आप सेकंड और थर्ड अटेम्प्टर हैं तब की बात नहीं हो रही। जब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप की तैयारी नहीं भी है, थोड़ी कम है तैयारी, ठीक है, तो पहली बार यदि अगर आप पेपर में बैठना चाहते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट, जो फर्स्ट अटेम्प्टर है वो परीक्षा में बैठ सकता है, उसे बैठना चाहिए। क्योंकि अगर उसका एक अवसर खराब हो भी गया तो अब उसके पास 5 अवसर अभी भी बचे होंगे। लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्टर भी कौन होना चाहिए? वो फर्स्ट अटेम्प्टर वो होना चाहिए जिसने कम से कम एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया हो या तैयारी के दौरान पढ़ा हो, उसे पढ़ लिया हो। अब हो सकता है ना कि आपने, जैसे मान लेते हैं कि आप कोर्स खरीदते हैं, सपोज दैट आपने स्टडी आईक्यू का कोर्स खरीदा, आपने क्या किया, स्टडी आईक्यू का कोर्स परचेज कर लिया। जब आपने स्टडी आईक्यू का कोर्स परचेज किया तो आपको लगातार 1 साल या उससे थोड़ी सी अधिक जो है वो क्लासेस मिली, आपको इसमें क्लासेस मिल गई। अब ये क्लासेस में मैं बोलता तो रहता हूं कि रिवीजन करो, लेकिन सब लोग रिवीजन कर नहीं पाते हैं, कई बार उनके पास टाइम नहीं होता है जो भी वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वन गो में पहले क्लासेस कर लेते हैं। मान लेते हैं आप भी इसी तरीके के स्टूडेंट है कि आपने क्लास कर लिया पहले, तो आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है,
भले ही बहुत मजबूती के साथ ये ना तैयार हुआ हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सारा पाठ्यक्रम एक बार पढ़ लिया है, तब आप एक ऐसे फर्स्ट अटेम्प्टर हैं जिनको मैं चाहूंगा कि वो परीक्षा देने जाएं। क्योंकि ये तो निश्चित हो रहा है कि आप यहां पे सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपने पाठ्यक्रम पढ़ा है लेकिन तैयार नहीं है। पाठ्यक्रम पढ़ा है पूरी तरीके से लेकिन तैयार नहीं है। तो ये हो सकता है कि आप सफल ना हो, लेकिन इससे एक चीज जरूर होगी, जो भी आपने पाठ्यक्रम पढ़ा है उस पाठ्यक्रम से प्रश्न कैसे बनता है, से प्रश्न कैसे बना, या फिर एट अ टाइम ऑफ एग्जाम फोबिया, क्या आप उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि भाई अगर इसके लिए भी यही कहा जाए कि सर ये भी तो आपको यूपीएससी के वेबसाइट से मिल जाएगा, फिर यहाँ पे जाने की क्या जरूरत है, आपने तो मना किया कि भाई तैयार नहीं है तो क्यों जा रहे हो, तो इनको क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्टर है और इनका तैयार है, मतलब इन्होंने तैयारी एक बार कर ली है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ा है। वो चीज हमने बीच में छोड़ने के लिए वालों के लिए कही थी। तब इनको ये फियर प्रेशर जो है वो कैसा है होता है, वो अगर देखने जाना है, पेपर कैसा आता है, परीक्षा का माहौल कैसा है, वो जांचना चाहते हो तो जांचने जा सकते हैं। हो सकता है कि यहां से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि उन्हें लगे कि यार मैंने ये पढ़ा था। उससे देखिए पॉजिटिव चीज भी मिल सकती है आपको, कि आपको समझ में आएगा कि आपने पाठ्यक्रम जब पढ़ा, भले ही चीजें पूर्णतः याद नहीं है आपको, लेकिन जब आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है, क्वेश्चन आपके जब टकराएगा, इतना जरूर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि यार ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे पढ़ाया गया है, या मैंने कहीं पढ़ा है, या मैंने कहीं इसकी रीडिंग करी है, या कहीं टेस्ट के दौरान मैंने दिया है। तो इट में बिल्ड काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस, कि ये आपको मोटिवेट करेगा कि यार मैं सही दिशा में जा रहा हूं, बस मेरा पाठ्यक्रम अब तैयार हो गया है, रिमेनिंग इज व्हाट इज दैट, कि हमको केवल रिवीजन करना है। अगर हम केवल रिवीजन कर लेंगे तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं बैठूंगा ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठूंगा एंड डेफिनेटली मैं यहां पर अपना एग्जाम क्रैक कर लूंगा। तो ये एक चीज है, ये एक ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं कहूंगा कि हाँ, इनको अटेम्प्ट देना चाहिए। दीज आर द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पर्संस। सेकेंडली, उन लोगों को भी मैं कहूंगा कि वो परीक्षा में बैठने जाएं जो लोग मान लेते हैं जनरल कैटेगरी के हैं, या फिर कैटेगरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी की तैयारी इतनी लंबी होती है और इतनी धैर्य के साथ तैयारी करनी होती है, और उसमें भी यदि अगर आपको एक बार असफलता मिल जाए, तो एक बार असफल होने का मतलब आगे आपका 1.5 साल खराब होता है। तो बहुत सीरियस होते हैं कैंडिडेट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और जो लोग केवल यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं, वो उनके अंदर सीरियसनेस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में धैर्य की परीक्षा है। 1.5 साल तक धैर्य रखना है। एक बार फेल हो गए तो फिर से 1.5 साल गया, यानी 2 फेल्योर में 3 साल चला जाता है आपका। आपको लगता तो है कि हम 2 ही बार फेल हुए हैं, 2 ही साल बर्बाद हुआ है, नहीं, बर्बाद आपका 3 साल हो जाता है। 3 साल क्या, कभी कभी 3 साढ़े 3 साल तक बर्बाद हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं या एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने 2 से 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी लिए हैं, ऑलरेडी अटेम्प्टर हैं, सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट ऑलरेडी आप ले चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप अनसक्सेसफुल रहे हैं, असफल रहे हैं, तो अब कंडीशन हो सकती है कि आप डिमोटिवेट हो गए हो, या फिर हर एक व्यक्ति, जनरली सभी लोग जो है क्या करते हैं, यूपीएससी में हमें कितना समय देना है ये तय करके चलते हैं पहले से ही। तो अब आपके मन में विचार आता है कि यार हमने जितना समय देना था यूपीएससी को हमने दे लिया, शायद यूपीएससी में क्लियर नहीं कर सकता हूं, तो अब मैं किसी दूसरी दिशा में स्विच होना चाहता हूं। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं आप, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई इतने इससे ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं आप कोई फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट भी हैं, तब भी आपके माता पिता आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अब वो इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, अब नहीं रहा वो समय, आपको उन्होंने पर्याप्त समय दिया, आपने भी पर्याप्त समय लिया, और ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब हमारा नहीं होगा। तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब आप बैक टू पवेलियन होने वाले हैं। तो वाइल यू आर गोइंग टू पवेलियन बैक, आई रिकमेंड कि आप जब जा ही रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि 2-3 अटेम्प्ट आपने दिए होंगे तो बिना तैयारी के दिए होंगे, तैयारी करके दिए हैं, तो जरूर मैं आप ऐसे स्टूडेंट को मैं जरूर कहूंगा कि एक और बार अंतिम प्रयास जरूर कर लें। मन में वो टीस ना रह जाए कि एक बार हम और, क्योंकि जब आप छोड़ के जाएंगे ना,
तो आप उस वर्ष का पेपर जरूर देखेंगे और मान लेते हैं कि उस वर्ष का पेपर कुछ ऐसा आया कि आपकी तैयारी के अनुसार ही रहा वो, तो आपको बड़ा पछतावा होगा कि अरे यार इस बार दे देते तो हो ही जाता। तो वो वाला मलाल आपको नहीं रह जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं जरूर कहूंगा कि वो एक बार जरूर यहां पर अपना अटेम्प्ट लें। हो सकता है कि ये अंतिम सेकंड और थर्ड अटेम्प्टर हो या फिर अंतिम प्रयास करने वाले हो। अंतिम प्रयास, तो जो भी लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर 2-3 अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स अगर तैयारी छोड़ रहे हैं अगली बार से, अगली बार उनको तैयारी नहीं करनी है, उस हिसाब से अगर ये अंतिम दिशा में है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी अंतिम प्रयास कर लेना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने बताने का प्रयास किया, जिनको मैंने समझाने का प्रयास किया बेसिकली, कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करनी चाहिए तो उसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, इत्यादि जो चीजें हैं वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कशन में बता दी। तो यूपीएससी फाउंडेशन बैच P2I शुरू हो चुका है 15 तारीख से, ठीक है। तो 10 तारीख से, माफ कीजिएगा, 10th से शुरू हो चुका है। 15 तारीख से इसमें ऑनवर्ड्स क्लासेस चल रही हैं मेरी, ठीक है। 16 नवंबर ये लास्ट डेट है। आप ध्यान रखेंगे इस दीपावली सुपर सेल का लाभ उठाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ये दिवाली सेल नहीं होती है तो फिर ये नॉर्मली इसके जो प्राइजेस हैं वो नॉर्मल प्राइजेस आपके तकरीबन 26,000 से लेकर के 27,000 के बीच हो सकते हैं। तो आप 26-27 हजार रुपए खर्च करने की अपेक्षा आप 22,999 रुपए आसानी से खर्च कर सकते हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको ये बैच में एडमिशन लेना है। P2I बैच जो है ये आपका प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक का बैच है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक अलग से तैयारी का मॉड्यूल इसमें है। पहले कॉमन तैयारी होगी, फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग फोकस्ड होकर तैयारी होगी। फिर जब आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेंगे तो मेंस के लिए हम निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम आपको देंगे। मेंस के लिए एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी होगी। जब आप मेंस निकाल लेंगे तो इंटरव्यू के लिए अलग स्ट्रेटजी बना करके हम आपको यहाँ पर तैयारी करेंगे, मॉक इंटरव्यूज कराएंगे। ये सारी चीजों की सुविधा आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये जरूर आप अवेल करें। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई क्योंकि ऑप्शनल तो आपको लेना ही होगा। अगर आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, सो फॉर सो गुड। अगर आपका दूसरा ऑप्शनल है तो वो भी अवेलेबल है, बट इन बाइलैंग्वेज फॉर्मेट। हिंदी साहित्य आपको मिल सकता है विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके 13,999 में। अभी इसमें भी दीपावली सेल चल रही है, वरना ये भी 18,000 का कोर्स हो जाएगा। तो इससे पहले कि 18,000 का कोर्स हो, आप इसे 13,999 में खरीद लें, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी IQ के एप्लीकेशन पे जाकर के बुक सेक्शन में जाएंगे, वहां से आप सेट ऑफ 18 बुक एक बार में सारी बुक को ऑर्डर कर लीजिए। तो ये इस बुक में भी आपको परचेज करते समय विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें तो इससे आपको 10% जो भी बुक्स के रेट होंगे उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। 18 किताबों का एक शानदार सेट है, उसके बाहर आपको कोई किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। 4-5 हजार, 4-4.5 हजार रुपए में ये किताब अमूमन आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही मतलब जहां 18-20 हजार रुपए की आप किताब खरीदते हैं, वहां 4-4.5 हजार रुपए में किताबें आपको मिल जाएंगी। एनसीईआरटी की भी एक बुक अलग से अवेलेबल है, सेट ऑफ 5 करके, सेट ऑफ 5 एनसीईआरटी बुक्स हैं। एनसीईआरटी, ये आप एनसीईआरटी की बुक्स भी परचेज कर सकते हैं विद अप्लाइंग द सेम कोड, दैट इज विरद लाइव, एंड यू विल गेट एंड अवेल द 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू। तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई शंका संदेह है, तो उसका समाधान आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। चाहे तो इन माध्यमों से सर्च कर लें या सिंपली आप virad.dubey इन माध्यमों से भी आप सर्च कर लेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में यहाँ पर मिल जाऊंगा। तो पूरा ना टाइप करके सिर्फ आप virad.dubey के नाम से ही सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो कोर्स परचेज करने के बाद मुझे टेलीग्राम पे जरूर इन्फॉर्म कर दें, मैं आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट करा दूंगा। दूसरी बात, आगे कोई सहायता होगी तो जरूर करने के लिए मेरे को आपका रेफरेंस रहेगा तो आसानी से सहायता हो जाएगी। तीसरी बात यह कि अगर आप कोड अप्लाई कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से कोई कॉल आता है और वहां से कोई आपको कोड अप्लाई करने के लिए बोलता है, तो आप उसे बता सकते हो आसानी से कि आई हैव विरद लाइव कोड
और मैं यही कोड लगा करके एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो आपकी सहायता कर देंगे। डोंट ट्राई टू चेंज एनी कोड्स। किसी के भी कहने पर आपको कोड चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरे को पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। एक आपका एक तरीके का एक ट्रिब्यूट है मेरी तरफ टुवर्ड्स मी। लेकिन जब आप कोई कंपनी कोड यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो किसी की तरफ नहीं जा पाता है। तो बेशक आप एडमिशन लें, लेकिन आप कोशिश करें कि उसमें विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ या मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए फिर किसी स्ट्रेटजी वीडियो में आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़िया से मस्ती से तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।